मुंबई शहर में घनी आबादी से दूर एक फार्म हाउस था जो कि मुंबई शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का था। और वो लोग आज पार्टी कर रहे होते हैं अपने फार्म हाउस में पुराने दोस्तों के साथ। बाहर बहुत तेज़ तेज़ बारिश हो रही होती है और तभी फार्म हाउस में वो बिजनेसमैन बोलता है कि और बताओ आजकल तुम क्या कर रहे हो। तभी उसका दोस्त समीर बोलता है, तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हो भाई, अपना बताओ। हम लोग तो अभी वही काम कर रहे हैं। तभी रविदास जो बिजनेसमैन होता है वो बोलता है कि तुम भी तो सरकारी नौकरी करते हो, मेरे से ज़्यादा तो तुम ही कमाते हो, तुम्हारी तनख्वाह तो है ही, ऊपरी कमाई भी है। तभी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, बोलता है तुम्हारी सीआईडी वाली आदत गई नहीं। तभी रविदास बोलता है कि सोहन क्या कर रहा है, सोहन अपने बारे में नहीं बता रहा। तभी समीर बोलता है कि सोहन क्या करेगा, वो पहले की तरह फिर लड़कियों के पीछे इधर उधर घूमता होगा। पर सोहन कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप उठकर सामने खिड़की की तरफ देखने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि बाहर कोई है। और तभी वो पूछता है रविदास से कि तुम तो बोल रहे थे कि यहाँ हम अकेले हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है बाहर कोई है। तभी रविदास बोलता है कि ये फार्म हाउस हमेशा बंद ही पड़ा रहता है, यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। फिर सोहन कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे लगता है कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। और फिर वो सोहन बोलता है कि मुझे घर जाना है क्योंकि मेरे घर में मेरी पत्नी नहीं है और मेरी बेटी अकेली है, इसलिए मुझे घर जाना होगा। तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, अब मैं घर चलता हूँ। और सोहन फिर अपनी बाइक वहाँ से लेकर चला जाता है। कुछ देर में वो अपने घर के बाहर पहुँच जाता है और वो जैसे ही घर के अंदर जाता है तभी उसकी डोर बेल बजने की आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़कर देखता है। वो सोचता है इतनी रात में कौन होगा और वो डोर जैसे ही खोलता है तो देखता है कि एक आदमी उसके गेट पे खड़ा है। वो उससे पूछता है कौन हो तुम और इतनी रात में मेरे घर क्या करने आए हो। तो वो बोलता है कि मैं सेल्समैन हूँ, मैं यहाँ सेलिंग करने के लिए आया हूँ। तो वो बोलता है तुम पागल हो, आधी रात में सेल करने आए हो। और वो अपने बैग से पेन निकालता है और उसे बेचने लगता है। सोहन बहुत गुस्सा होने लगता है। वो बोलता है कि आधी रात में तुम बेचने आए हो और अब का टाइम तो फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन का है, सेल्समैन से कौन लेता है सामान। तभी सेल्समैन चुपचाप हो जाता है और उसे सोहन डांटना शुरू कर देता है। सेल्समैन बोलता है बस 2 मिनट चाहिए आपका, पर सोहन कुछ नहीं सुनता और उसे जाने के लिए बोलता है। तभी उसका चेहरा अचानक से बदल जाता है और सोहन ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि कोई आदमी अपने चेहरे को कैसे चेंज कर सकता है। वो एक 20 साल का लड़का हो चुका होता है और पहले वो 30 साल का आदमी होता है। सोहन बहुत चकमे में रहता है कि उसे समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो आदमी बोलता है कि कुछ याद करो कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। और तभी उसका चेहरा बहुत भयानक हो जाता है, उसके चेहरे पर कटे छटे निशान और खून बहना शुरू हो जाता है। और फिर वो सोहन का हाथ पकड़ लेता है। सोहन को काफ़ी तेज़ तेज़ बिजली की तरह करंट लग रहा होता है और थोड़ी ही देर में सोहन के पूरे बॉडी में बिजली की दौड़ पड़ती है और उसके खून को वो जला के सुखा देती है। सोहन का चेहरा एकदम सफ़ेद हो जाता है और सोहन वहीं गिर जाता है। अगली सुबह सोहन के दोस्त और वहाँ पुलिस वाले आते हैं जो कि उसकी बॉडी को देखकर हैरान होते हैं कि उसकी बॉडी में ना कट का निशान होता है और न किसी और चीज़ का निशान होता है। फिर भी उसका जिस्म ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके जिस्म में सारा खून निकाल लिया गया हो। उसके दोस्त भी उसे देख रहे होते हैं काफ़ी हैरानी से कि अचानक से ऐसा उसके साथ क्या हुआ होगा जो उसकी मौत हो गई। वो लोग बहुत हैरान होते हैं। तभी पुलिस वाले उसे फॉरेंसिक भेजकर खुद वहाँ से चले जाते हैं और उसके दोनों दोस्त भी वहाँ से जाकर एक होटल में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर बात करने लगते हैं। तभी समीर रविदास से बोलता है कि तुमने एक चीज़ गौर की, वहाँ पर कई सारे पेन भी रखे हुए थे। रविदास बोलता है कि क्या पता उसकी बेटी का पेन हो। फिर समीर बोलता है तुम बेवकूफ़ हो, तुमने पेन को गौर से नहीं देखा। वो पेन आज से 20 साल पहले इस्तेमाल हुआ करती थी, अब उस पेन को कोई इस्तेमाल नहीं करता और वो ना पेन ना बिकती है। तभी वो लोग सोचने लगते हैं और रविदास बोलता है तुम क्या कहना चाहते हो कि वो वापस आ गया। और समीर बोलता है कि मुझे ऐसा ही लग रहा है क्योंकि वो पेन वही बेचा करता था और वो अब पेन कहीं नहीं बिकता। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रविदास भी काफ़ी डर जाता है। रविदास बोलता है कि अब हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए। समीर भी मान जाता है। वो लोग उसके फार्म हाउस में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने घर में बोल देते हैं कि आज वो फार्म हाउस में रुकेंगे। दोनों अपने फार्म हाउस में चले जाते हैं और तभी बारिश तेज़ तेज़ फिर से आज सुन होना शुरू हो जाती है और आंधी भी चलने लगती है। तभी उसका डोर बजने का आवाज़ आता है। रविदास सो चुका होता है और समीर डोर की तरफ जाता है। वो सोचता है कि इतनी रात में यहाँ पर कौन आ गया और वो डोर जाकर खोलता है तो देखता है वही सेल्समैन फिर से आके खड़ा है। पर समीर को तो कुछ पता नहीं होता। वो सेल्समैन बोलता है कि मैं सेल्समैन हूँ और काफ़ी बाहर बारिश हो रही थी तो मुझे छुपने की जगह नहीं मिली, इसलिए मैंने यहाँ की लाइट जलती हुई देखी तो मैं यहाँ आ गया। और तभी समीर बोलता है कि ठीक है आ जाओ अंदर, और उसे अंदर लेकर आ जाता है। वो दोनों अंदर आकर बैठ जाते हैं और समीर उससे पूछता है कि तुम किस
गिफ्ट सेल्समैन हो अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट। वो बोलता है ये सब तो मैंने पहली बार सुना है, ये क्या होता है। फिर वो अपने बैग से पेन निकालता है। वो बोलता है कि मैं पेन बेचता हूँ, कभी बस में या फिर लोगों के घर घर जाकर मैं पेन बेचा करता हूँ। पेन देखकर समीर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसे अजीब सा लगने लगता है। तभी उसका चेहरा भी चेंज हो जाता है और उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और तभी वो रविदास को उठाता है। रविदास भी उस आदमी को देखता है तो वो चौंक जाता है और उससे बोलता है कि तुम जिंदा कैसे हो सकते हो, 20 साल पहले तो हमने तुम्हें मार दिया था। तभी वो बोलता है तुम सही बोल रहे हो, 20 साल पहले तुमने बिना वजह मुझे मारा था और मैं तुम लोगों से बदला लेने के लिए आया हूँ। तभी वो लोग फ्लैशबैक में जाते हैं 20 साल पहले, जबकि वो युवक होते हैं, काफ़ी जवान होते हैं। उस टाइम उनका कॉलेज का टाइम होता है और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि सामने से वही सेल्समैन आ रहा होता है जो कि पेन बेचा करता है। ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग उसे परेशान करेंगे और उसके पास आते ही ये लोग उन लोगों को छेक लेते हैं और उस सेल्समैन से बोलते हैं कि ये तो बताओ कि तुम ये पेन बेचकर कितना कमा लेते हो, जो ये पेन घर घर जाकर इतनी मेहनत से बेचते हो। वो बोलता है तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं इतना कमा लेता हूँ कि अपनी कॉलेज की फ़ीस जमा कर देता हूँ, तुम लोगों की तरह नहीं कि अपने घर वालों से हाथ फैला कर मांगूँ। ये सुनकर वो लोग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और सोहन उसे बीच सड़क पे धक्का दे देता है। वहाँ काफ़ी तेज़ रफ्तार से एक ट्रक आ रही होती है और वो सेल्समैन को कुचल के चली जाती है और फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जाते और वो मरते टाइम बोलता है कि मैं तुमसे बदला लेने ज़रूर आऊँगा। और तभी फिर वो सेल्समैन भयानक रूप में आ जाता है और उन दोनों को जाकर पकड़ लेता है। उन दोनों के बॉडी में भी काफ़ी तेज़ तेज़ बिजली की रफ्तार दौड़ रही होती है, उनका खून जल ही रहा होता है। धीरे धीरे उन लोगों की भी मौत हो जाती है। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब। हिमाचल की एक सड़क पर तेज़ रफ्तार से कार दौड़ रही होती है। उसके चारों तरफ जंगल होता है और बीच सड़क पर कार चल रही होती है। कमलेश कार चला रहा होता है और सिमरन उसकी बीवी पीछे बैठी होती है और उसकी बेटी शिखा भी पीछे रहती है और उसका भाई सुरेश उसके बगल में होता है। सुरेश बोलता है कि इतनी देर से हम इस सड़क पे चले जा रहे हैं पर रास्ता आने का तो नाम ही नहीं ले रहा। तभी वो चुपचाप गाड़ी चलाता है। उसकी बीवी सिमरन ने ये शॉर्टकट बताया था। वो बोलती है कि पहले मैं एक बार आई थी तब तो ये शॉर्टकट था, 1 घंटा हो गया, अब तक तो हमें पहुंच जाना चाहिए पर पता नहीं क्यों हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तभी उसकी बेटी शिखा बहुत डर रही होती है। वो बोलती है मुझे तो ये रास्ता अच्छा नहीं लग रहा। सुरेश बोलता है कि गाड़ी चलाते रहना, यहाँ कोई भी आए तो रोकना नहीं। कमलेश बोलता है कि तुम लोग चुपचाप बैठ जाओ, मैं गाड़ी चला ही रहा हूँ, गाड़ी क्यों रोकूंगा। और तभी उसके चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ रहता है। जंगल में कई सारे जानवरों की आवाज़ भी आ रही होती है। गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तार से कमलेश चला रहा होता है। कुछ दूर जाने के बाद सुरेश बोलता है कि अब हम लोग को भूख भी लग रही है, हम लोग को कहीं गांव ढूंढकर रुक जाना चाहिए। तभी उसके गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है और कमलेश अचानक से ब्रेक मार देता है और फिर कमलेश गाड़ी से उतरकर उस आदमी के पास जाता है और बोलता है कि तुम पागल हो क्या, गाड़ी के सामने तुम आ गए, मरना चाहते हो क्या तुम। तभी वो आदमी कमलेश को बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी के दोनों टायर पंक्चर हैं, इसलिए मैंने तुम्हें रोका है, अपनी गाड़ी के टायर देखो। कमलेश अपनी गाड़ी के टायर देखता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी के दोनों टायर सच में पंक्चर हैं और वो देखकर शॉक्ड हो जाता है कि एक ही साथ दोनों टायर कैसे पंक्चर हो गए, मेरे पास तो स्टेपनी भी एक ही है और यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि यहाँ पास में ही एक गांव है, आप लोगों को होटल तो नहीं मिलेगा पर वहाँ एक सराय मिल जाएगा और आप लोग वहाँ जाकर रुक सकते हैं, रात काट सकते हैं, दिन में कोई मैकेनिक ढूंढ कर गाड़ी बनवा लेना। तभी सुरेश आवाज़ देता है कमलेश को और बोलता है वहाँ क्या कर रहे हो, खड़े खड़े किससे बात कर रहे हो, यहाँ आओ। तभी कमलेश बोलता है कि तुम्हें ये आदमी दिखाई नहीं दे रहा क्या, और कमलेश जैसे सामने की तरफ देखता है तो वो आदमी गायब होता है। कमलेश फिर सुरेश के पास आ जाता है और वो बोलता है कि अभी मेरे सामने एक आदमी था जिससे मैं बात कर रहा था, वो कहाँ चला गया। सुरेश बोलता है तुम उतने देर से अपने आप से ही बात कर रहे हो, तुम्हारे साथ कोई आदमी नहीं था। तभी उसकी बीवी सिमरन भी आकर बोलती है कि हाँ मैं भी देख रही थी कि तुम अकेले में ही बड़बड़ा रहे थे, वहाँ पर और कोई आदमी तो नहीं था। तभी कमलेश बोलता है कि उस आदमी ने बोला कि यहाँ पास में एक गाँव है और वहाँ एक सराय है, हम वहाँ जाकर रुक सकते हैं, तो चलो हम वहाँ रात काट लेते हैं। वो लोग उस जंगल से होकर गांव की तरफ जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें गांव तो दिख जाता है पर वहाँ एक भी इंसान नहीं होता और वो लोग यही बात कर रहे होते हैं कि थोड़ी दूर पर फिर उन्हें दिखता है कि एक ढाबा होता है और वहाँ एक बूढ़ा आदमी आग ताप रहा होता है। वो लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि चलो कोई तो मिला और फिर वो लोग सोचते हैं कि चलो अब हम लोग उसके पास जाते हैं और फिर वो ये लोग उसके पास जाते हैं। वो आदमी इन्हें देखकर बोलता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ के तो नहीं लगते, मुसाफिर हो क्या तुम लोग। तभी वो लोग बोलते हैं कि हाँ हम मुसाफिर हैं,
हमारी गाड़ी का दोनों टायर पंक्चर हो गया। तो वो आदमी बोलता है अक्सर यहाँ पर आने वाले का दोनों टायर पंक्चर ही हो जाता है। और तभी वो लोग बोलते हैं हमें यहाँ पर कोई रुकने की जगह मिल सकती है। वो आदमी बोलता है यहाँ कोई होटल तो नहीं है, पर यहाँ सामने गली से जाओगे तो एक सराय ज़रूर मिलेगा, वहाँ तुम लोग रात काट सकते हो। वो लोग बोलते हैं कि आप कौन हैं? तो वो बोलता है मैं इस गांव का सरपंच हूँ। और फिर वो लोग उस गली से जाने लगते हैं। वहाँ जाकर ये लोग देखते हैं वहाँ बस खंडर ही होता है और एक पुरानी सी मकान होती है जिस पर लिखा होता है सराय। ये लोग सोचते हैं चलो ठीक है, सराय है, पुराना है, रह लेते हैं, एक ही रात की तो बात है। और फिर ये लोग वहाँ जाने का फ़ैसला कर लेते हैं और ये लोग उस सराय के अंदर चले जाते हैं। सराय के अंदर पहुंचते ही दरवाज़ा वहां का ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू हो जाता है और अचानक से फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये लोग चौंक जाते हैं पर उस बात को इग्नोर कर देते हैं। बोलते हैं कि हवा की वजह से दरवाज़ा बंद हो गया होगा और अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी बाहर कुछ चीखने की आवाज़ आती है और तभी उस सराय के अंदर से एक औरत निकल कर आती है और इन लोगों के पास आकर जैसे ही वो औरत खड़ी होती है, ये लोग उसे देख कर चौंक जाते हैं क्योंकि वो कमलेश की बीवी सिमरन की तरह सेम टू सेम दिख रही होती है। ये लोग उसे देखकर बिल्कुल हैरानी से देख रहे होते हैं और तभी वो औरत इनसे बोलती है कि क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग? तभी फिर उस औरत का चेहरा आदमी में चेंज हो जाता है और वो एक आदमी जैसा हो जाता है। उसे देखकर कमलेश और सुरेश पहचान जाते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि ये सराय तो वही है जहाँ हम 20 साल पहले आकर रुके थे और हमने तो तुम्हें मार दिया था, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तभी वो आदमी बोलता है तुम सही बोल रहे हो। और फिर वो आदमी बताता है कि तुम लोग 20 साल पहले इस सराय में आए थे और यहाँ आकर तुम लोगों की मेरी बीवी पे बहुत बुरी नज़र थी क्योंकि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी और तुम लोग उसे बुरी नज़र से देख रहे थे। मौका पाते ही तुम लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और फिर तुम्हें गांव वालों को ना पकड़े जाने की डर से तुमने मेरे सराय में आग लगा दिया। तभी सिमरन बोलती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं पर दरवाज़ा नहीं खुलता और वो भूत अचानक से भूत में बदल जाता है जिसका चेहरा बहुत ही भयानक हो जाता है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं। और तभी सिमरन की बेटी शिखा का चेहरा अचानक से फट जाता है बॉम्ब की तरह और कमलेश उस भूत की तरफ गुस्से से दौड़ता है। वो बोलता है मेरी बेटी पर तुमने क्यों ऐसा किया? और तभी वो भूत सिमरन को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो बाहर गिरकर बेहोश हो जाती है और तभी सराय के अंदर कमलेश और सुरेश का चेहरा बम की तरह फट जाता है। अगले दिन सुबह गांव वाले सिमरन को घेर कर खड़े होते हैं। सिमरन जब होश में आती है तो गांव वाले उससे पूछते हैं तुम कौन हो, इस गांव की तो नहीं हो? तभी सिमरन बोलती है कि सरपंच जी, आपने ही तो रात में हमें ये सराय दिखाया था, आपने हमें ये सराय में क्यों जाने दिया? इस सराय में तो भूत रहते हैं। तभी वो सरपंच बोलता है कि मैंने तो तुम्हें पहली बार अभी देखा है, तो मैं तुम्हें सराय क्यों भेजूंगा, और यहाँ तो कोई ढाबा भी नहीं जहाँ तुमने मुझे बोला है कि मैं था। तभी सिमरन पलट कर देखती है तो वहाँ कोई ढाबा भी नहीं होता। वो सरपंच बोलता है कि इस सराय में तो वर्षों से कोई नहीं जाता क्योंकि उस सराय में आग लग गई थी और उसकी वजह से सराय के दोनों मालिक मालकिन की मौत हो गई थी और वो दोनों की आत्मा घूमते हुए लोग देखते हैं, इस वजह से इस सराय में कोई नहीं आता, तो मैं तुम्हें क्यों भेजूँगा? तभी सिमरन बहुत हैरान रहती है और वो परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों प्लीज़